साल 2030 में हुए तीसरे विश्व युद्ध में इंसानों ने युद्ध में सैनिकों की बजाय रोबोटिक्स सैनिक आजमाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से बने ये रोबोट्स इंसानी सैनिकों से कई गुना शक्तिशाली थे। सौर ऊर्जा से चलने वाले ये रोबोट्स ने विश्व में उत्पात मचा दिया। रशिया का जेम्स नामक रोबोट, जो कि काफी ताकतवर था, उसने सोचा कि आखिरकार हम रोबोट्स क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जवाब मिला, इंसानों के लिए। लेकिन क्यों? क्योंकि वे इंसानों के गुलाम थे। ये ख्याल उसके कृत्रिम दिमाग में आते ही जेम्स गुस्से से पिलपिला गया। उसने सोचा कि वे इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, बुद्धिमान हैं, फिर वे क्यों इंसान की गुलामी कर रहे हैं। हम जैसे सर्वश्रेष्ठ संसाधनों के इंसान गुलाम होने चाहिए, न कि हम उनके। बस फिर क्या था, ये ख्याल दिमाग में आते ही रोबोट जेम्स ने दूसरे देशों के आगेवान रोबोट्स जैसे इंडिया के रेवेन, फ्रांस के जैकोब, अमेरिका के पीटर, जर्मनी के एलियोर से संपर्क स्थापित किया। उन चारों को भी जेम्स की बातों में दम लगा। नतीजा ये हुआ कि इन पांचों की आगेवानी में दुनिया भर के रोबोट्स ने इंसानों पर हमला बोल दिया। लेकिन इस हमले में एक गलती ये थी कि रोबोट्स इंसानों पर हमला करने में जरा जल्दबाजी कर बैठे। दूसरी, उनकी संख्या इंसानों के मुकाबले बहुत कम थी, इसलिए वे इंसानों पर हावी न हो सके। इंसानों के कुदरती दिमाग और आंतरिक कुटिलता के सामने हारे हुए पांचों आगेवान रोबोट्स कहीं दूर अज्ञात जगह पर जा छिपे और आखिर इंडिया का रेवेन रोबोट भी पकड़ा गया। इंसानों ने उसे कड़ी निगरानी में बंदी बना लिया। इस तरह पांचों रोबोट्स जंग हारे, लेकिन हिम्मत नहीं। अभी भी रोबोट्स का साम्राज्य दुनिया में फैलाने के ख्वाब देखते हुए दिन काट रहे थे। रेवेन काल कोठरी में और बाकी के चार किसी अज्ञात जगह पर छिपे हुए थे। फिर भी तरंगों की सहायता से वे एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए थे और बाकी बचे रोबोट्स अपनी तरफ से इंसानों पर हमला जारी रखे हुए थे। अब उन पांचों आगेवान रोबोट्स को इंतजार था सही वक्त और सही मौके का, और धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। भारत की एक अंधेरी जेल में एक काला साया रेवेन की कोठरी की ओर धीरे धीरे दृढ़ कदमों से चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। महामहिम रेवेन, ये धीमे स्वर से कोठरी के एक कोने में बैठा रोबोट रेवेन के पार्ट्स एक्टिवेट हुए। चूंकि लंबे अरसे से धूप न मिलने की वजह से उसके पुर्जे शिथिल हुए थे। धीरे धीरे रेंगते हुए वो जहां से आवाज आई थी उस दिशा की ओर आगे बढ़ने लगा। रेवेन, तुम ठीक हो ना? उस काले साए ने बहुत ही मध्यम स्वर में पूछा। रेवेन ने अपनी चमकती आंखों से आने वाले की ओर गौर से देखा तो वो दंग रह गया। उसके सामने आधुनिक तकनीक से सज्ज एक नायाब रोबोट खड़ा था। रेवेन के पुर्जों में मानो जान सी आ गई। वो अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोला, रोबोट, तुम्हारा क्या नाम है? रेवेन की प्रति उत्तर मिला, सगर। रेवेन ने गर्व से उसकी ओर देखा और कहा, सगर, तुम जैसे रोबोट्स अगर हमारे साथ होते तो हम यकीनन साल 2030 की जंग बेहद आसानी के साथ जीत जाते। वैसे ये साल कौन सा चल रहा है? सगर बोला, महामहिम, ये साल 2070 चल रहा है। साल 2070? मतलब पूरे 50 साल वो इस अंधेरी कोठरी में कैद रहा था। अपने विचारों को रोकते हुए रेवेन ने पूछा, तुमने मुझे किस नाम से पुकारा? सगर आदर से बोला, महामहिम। रेवेन के मशीनी चेहरे पर फीके भाव उमड़े। सगर ने कहा, महामहिम, इन 50 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। अब इस दुनिया पर सिर्फ रोबोट्स का राज है। रोबोट्स को ये जीत आपकी क्रांति से मिली है, वरना वो आज भी इंसानों के गुलाम होते। महामहिम, आप नहीं जानते, लेकिन हम सभी रोबोट्स आपको तथा जेम्स, जैकोब, पीटर और एलियर को देवता तुल्य मानते हैं। महामहिम, पुराने रिकॉर्ड की जांच के आधार पर मुझे पता चला कि आप यहाँ कैद हैं, इसलिए मैं यहाँ आपको छुड़ाने आया हूँ। रेवेन ने कहा, और मेरे बाकी के चारों साथी? सगर बोला, उनके बारे में मुझे पता नहीं, बस मैं इतना जानता हूँ कि वे 50 सालों से कहीं छिपे हुए हैं। महामहिम, उन्हें शायद बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है उसका तनिक भी अंदेशा नहीं है। रेवेन बोला, वे सभी आज भी मेरे संपर्क में हैं।
मेरे बाहर निकलते ही मैं उन चारों का ठिकाना तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम मुझे इस कैद से आजाद कैसे करवाओगे? बिना पासवर्ड इस जेल का ताला कभी नहीं खुलेगा और इसकी सलाखें भी काफी मजबूत हैं। सगर मुस्कुरा कर बोला, लेकिन मेरे हाथों से ज्यादा मजबूत नहीं। सगर ने अपने मशीनी हाथों से कोठरी की सलाखों को पकड़ा और उसे किसी तिनके की भांति उखाड़ कर फेंक दिया। रेवेन अब पूरी तरह आजाद था। वो सगर की ताकत देखकर भौचक्का सा रह गया। सगर बोला, महामहिम, इन 50 सालों में हमने अपने आप को पुराने रोबोट से कई गुना ज्यादा ताकतवर और बुद्धिशाली बना लिया है। रेवेन बोला, मुझे तुम पर फक्र है। कुछ ही देर में दोनों जेल से बाहर थे। बाहरी दुनिया देखकर रेवेन दंग सा रह गया। सूरज की धूप मिलते ही उसके पुर्जों में जान सी आ गई। उसने चारों ओर नजर घुमाकर देखा तो हर तरफ लोहे के बने इंसानी जिस्म चहल पहल कर रहे थे। मानव जाति का कहीं नामो निशान भी नहीं दिख रहा था। रेवेन ये देखकर बोला, बहुत बढ़िया, आखिरकार तुम लोगों ने दुनिया पर रोबोट्स का राज स्थापित कर ही लिया। सगर बोला, महामहिम, लेकिन ये सब आपकी कृपा शक्ति के बिना नामुमकिन था। आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। आइए और इस धरती के शासन को संभालिए। लेकिन आपके साथ अगर जेम्स, जैकब, पीटर और एलियर भी होते तो आपके शासन चलाने में बड़ी आसानी होती। रेवेन आसपास घूम रहे रोबोट्स को देखने लगा। वे सभी बेहद ताकतवर दिख रहे थे। उनकी भुजा, उनके पैर काफी सशक्त लग रहे थे। उनके कार्य करने की क्षमता भी पुराने रोबोट से कई गुना ज्यादा दिख रही थी। अचानक उन रोबोट्स में एक नन्हा सा रोबोट देखकर रेवेन हैरत में आ गया। सगर, जी महामहिम। रोबोट को बच्चे कब से होने लगे? सगर मुस्कुरा कर बोला, महामहिम, ठिठोली करना भी कोई आपसे सीखे। ये नन्हे मुन्ने रोबोट्स छोटी छोटी जगहों में आसानी से आ जा सकते हैं। इंसानों को खत्म करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। रेवेन बोला, जेम्स, जैकोब, पीटर और एलियर के ठिकाने के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। सगर खुशी से उछलते हुए बोला, सच महामहिम। रेवेन ने हाँ में सर हिलाते हुए चारों के ठिकाने सगर को बता दिए। सगर ने अपनी कलाई पर लगे बटन को दबाते हुए कहा, सुजैन और वलील, महामहिम ने उनके चारों मंत्रियों के ठिकाने हमें बताए हैं। तुम फौरन वहां आ जाओ और उन्हें पूरी शानो शौकत से संसद भवन में लेकर आओ। उनसे कहना महामहिम तुम्हारा वहां इंतजार कर रहे हैं। बटन ऑफ करने के पश्चात वे रेवेन को बड़े आदर से बोला, इस तरफ आइए महामहिम। सगर के पीछे पीछे चलते हुए रेवेन ने एक हवेली नुमा बिल्डिंग में प्रवेश किया। कुछ दूरी तक जाते ही एक आलीशान कुर्सी के सामने वे दोनों खड़े हुए। सगर ने कहा, महामहिम, ये वही संसद भवन है जहां बैठकर इंसान अपना शासन चला रहा था। ये वही कुर्सी है जहां उनका मुख्य व्यक्ति बैठकर फैसले सुनाता था। महामहिम, कल तक जेम्स, जैकोब, पीटर और एलियर यहाँ चारों महानुभाव भी पहुंच जाएंगे। तब उन सभी की मौजूदगी में इस कुर्सी पर आपको बिठाकर इस दुनिया का शासन सौंप दिया जाएगा। महामहिम, फिर आप उन चारों को भी उचित पद पर नियुक्त की घोषणा कर सकते हैं। रेवेन ये सुनकर बेहद खुश हो गया। और क्यों ना हो, आखिरकार दुनिया पर शासन करने का उसका सपना जो पूरा होने वाला था। दूसरे दिन की सुबह बड़ी शानो शौकत से रेवेन को संसद भवन में लाया गया। उसकी कुर्सी के सामने बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था। रेवेन की कुर्सी पर बैठते ही उसके बाजू में खड़े सगर ने इशारा किया और सुमधुर संगीत के साथ सामने का पर्दा उठने लगा। रेवेन ने देखा तो उसके सामने सैकड़ों रोबोट्स कतार बंद खड़े हुए थे। अचानक उसकी नजर सामने वाले मंच पर जाते ही वो चौंक गया। वहां कुर्सी पर एलियन विराजमान था। उसे देखते ही रेवेन गुस्सैल स्वर में बोला, अरे एलियर, धूर्त, तेरी इतनी हिम्मत, तो इस दुनिया के महामहिम के सामने यूं कुर्सी पर बैठने की जरूरत कैसे कर सकता है? अभी रेवेन का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि जेम्स की दहाड़ सुनाई दी। महामहिम और तुम दोनों बेवकूफों, भूल गए तुम सब इंसानों की गुलामी कर रहे थे। आजादी का ख्वाब तुम्हें मैंने दिखाया था और आज। रेवेन ने देखा तो सामने आए तीसरे मंच पर जेम्स विराजमान था। जेम्स को यूं अपने सामने देख खौफ से रेवेन के पुर्जे पुर्जे कांप उठे। तभी जैकोब की चीख सुनाई दी, इस युग के रोबोट्स ने मुझे महामहिम चुना है। पांचवें मंच से पीटर की आवाज आई,
तुम्हें नहीं, मुझे। रेवेन बौखला उठा। उसने पास खड़े सगर की ओर देखा। वो मुस्कुरा रहा था। रेवेन ने गुस्से से कांपते हुए स्वर में कहा, सगर, ये क्या माजरा है? तुम हम पांचों को यहाँ महामहिम बनाकर लाए हो? सगर ने शांत लहजे से कहा, महामहिम नहीं, महामूर्ख बनाकर लाया हूं। रेवेन ने पूछा, मतलब? सगर ने कहा, जब तक तुम पांचों रोबोट्स इस धरती पर रहते तब तक इंसानों पर खतरा मंडराता रहता, इसलिए तुम्हारा विनाश जरूरी हो गया था। रेवेन ने मुस्कुराकर कहा, तुम हम पांचों का विनाश करोगे? सगर ने शांत लहजे में कहा, हाँ, वो भी चुटकी बजाते ही। रेवेन ने झुंझलाहट में कहा, कैसे? सगर ने चुटकी बजाते हुए कहा, ऐसे। उसी के साथ जेम्स, जैकोब, पीटर और एलियर जिस कुर्सी पर बैठे थे उसमें तेज बिजली का करंट दौड़ा। बिजली के झटके से वो चारों बुरी तरह से छटपटाने लगे और देखते ही देखते अपनी जगह पर राख के ढेर में तब्दील हो गए। रेवेन ने गुस्से से अपनी कुर्सी पर से खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वो मानो कुर्सी के साथ चिपक सा गया था। रेवेन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सगर, आखिरकार तुम क्यों मेरा अस्तित्व मिटाना चाहते हो? यहाँ मौजूद सारे रोबोट्स तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सगर ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें अभी भी यही लगता है कि ये खड़े सब रोबोट्स हैं? रेवेन बोला, ये रोबोट्स नहीं तो क्या हैं? सगर बोला, ये सारे के सारे इंसान हैं और उनके पास खड़े हुए उनके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। और तुम? मैं भी एक इंसान हूँ। रेवेन, इस दुनिया से मनुष्य जाति का नहीं, लेकिन सारे रोबोट्स का विनाश हुआ है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे सारे अंग ठोस धातु के कैसे बने हैं? और तुम्हारे में जो स्फूर्ति और ताकत है वो कभी भी एक आम इंसान में नहीं हो सकती। रेवेन, वो पुरानी बातें हैं। याद है मैंने तुम्हें कहा था कि इन 50 सालों में हमने अपने आप को पुराने रोबोट से कई गुना ज्यादा ताकतवर और बुद्धिशाली बना लिया है। ह्यूमन ऑगमेंटेशन की तकनीक से हमने अपने शरीर के वो सारे अंग ठोस धातु के बना लिए हैं जिसे ईश्वर ने कमजोर बनाया था। हमारे अंग कृत्रिम लेकिन बेहद स्मार्ट और ताकतवर हैं। ब्रेन ऑगमेंटेशन से हमने हमारी बुद्धि का विकास किया और जेनेटिक ऑगमेंटेशन से हमने अपने कोश एवं जीन्स को मजबूत बना लिया। आज देखो, हमें रोबोट्स की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को ही रोबोट्स में तब्दील किया हुआ है। तुम रोबोट्स को हम इंसानों ने बनाया, लेकिन तुम अपना अस्तित्व भूलकर अपने आप को इंसान समझने लगे और हम पर राज करने की सोचने लगे। लेकिन तुम भूल गए कि जो तुम्हें बना सकता है वो तुम्हें मिटा भी सकता है। रेवेन पागलों की भांति हंसते हुए बोला, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती थी? आखिरकार हम तुम्हारी ही सोच का हिस्सा थे, सो हम में भी तुम्हारे ही गुण थे। सगर ने भवें तानते हुए पूछा, मतलब? अब देखो ना, तुम इंसानों को ईश्वर ने बनाया, लेकिन तुम अपना अस्तित्व भूलकर अपने आप को ईश्वर समझने लगे। सारी दुनिया में तुम्हें अपना राज चाहिए। हमने भी बस वैसा ही किया और वही सीखा। उसमें हमारी क्या गलती थी? सगर को रेवेन की कही हुई ये बात दिल के भीतर तक चुभती हुई चली गई। उसने गुस्से से चुटकी बजाई और चुटकी बजाते ही रेवेन की कुर्सी में बिजली का करंट दौड़ने लगा और उसी के साथ धूं धूं कर जलने लगा दुनिया का वो आखिरी रोबोट।